श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि सन 52 से 56 में जो पंचांग के एकीकरण की बैठक भारत सरकार ने बुलाई थी, उसी लेवल की एक बृहद बैठक का आयोजन उज्जैन में किया जा रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे नेट से पता चला है कि उज्जैन में एक पंचांग के व्रत पर्वों के एकीकरण को लेकर एक बृहद बैठक का आयोजन जो है वो, जैसे हमारा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो चलता है, उसके लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रसार, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, खगोल विज्ञान केंद्र, विज्ञान भारती धारा, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, पाणिनि विश्वविद्यालय, ये सब मिलकर भारत सरकार के निर्देशन में व्रत पर्वों के एकीकरण को लेकर 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को एक बहुत बड़ी बैठक की जानी है। इसमें लगभग 100 विद्वान खगोल से खगोल के जानकार होंगे, भूगोल के जानकार होंगे, और ये सरकार की तरफ सरकारी जो कार्यालयों में पदस्थ या विश्वविद्यालयों में पदस्थ विषयों के जानकार होंगे। 200 पंचांगकर्ता और ज्योतिषी विद्वानों को इसमें बुलाए जाने की संभावना है। पंचांगों की एक प्रदर्शनी भी लगेगी। डोंगला की जो है वेधशाला भी दिखाने ले जाने का इसमें प्रावधान रखा गया है। देखिए, उज्जैन पूर्व समय में कालगणना का केंद्र रहा है, क्योंकि उज्जैन के नज़दीक से पास से ही कर्क रेखा गुजरती है। लिखा गया है कि एक कोई विद्वान थे, उनने उज्जैन से उत्तर दिशा में कर्क रेखा का निर्धारण किया है। उसके लिए कर्क रेखा का निर्धारण करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे नेट और उपग्रह इतनी सटीक जानकारी देते हैं कि उससे और अधिक सटीकता की आवश्यकता नहीं लगती है। फिर भी यदि हम इससे भी सटीकता की जानकारी नहीं ले सकें तो ध्रुव के द्वारा भी हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जब दिन रात बराबर होते हैं, उस समय 12 अंगुल के शंकु की छाया को नाप कर भी हम अक्षांश को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ये एक बड़ी ये कह सकते हैं, या उनका कोई प्रोग्राम रहा होगा जिसके तहत उनने डोंगला में ये स्थापित करी। वरना ये जो डोंगला है माना, और यहाँ पर आगर का एक रोड निकलता है, तो यही रेखा यहाँ भी आ रही थी। तो इस डोंगला की बजाय इस मेन रोड के पास अगर इसको स्थापित किया जाता तो अत्युत्तम होता, क्योंकि आने जाने वालों के लिए बहुत सुविधा होती। मैं भी इस डोंगला की जो है डोंगला की इस वेधशाला को देखने गया था। ठीक है, इसमें बैठक के लिए जो है विद्वानों की सभा के लिए एक सभा कक्ष बनाया गया है। कुछ स्थितियाँ जीर्ण शीर्ण हैं। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि चीज़ बना दी जाती है, पर उस पर कोई विशेष विचार विमर्श नहीं किया जाता। वहाँ कोई जानकार व्यक्ति होता ही नहीं है। अब देखिए, हम चाहे उज्जैन की वेधशाला को ले लें या डोंगला की वेधशाला को ले लें, यदि वहाँ जाते हैं तो वहाँ के व्यक्ति एक फीस जरूर लेते हैं। फीस निर्धारित है कि इसको देखने के लिए इतनी फीस है।
डोंगला में फीस नहीं ली गई थी, परंतु उज्जैन में फीस ली जाती है अंदर आने के लिए, प्रवेश फीस। पर उसके बाद केवल उन दीवारों पर जो लिखा गया है आप उनको पढ़ सकते हैं, परंतु उसके बाद यदि वहाँ के उन कर्मचारियों से ये पूछ लो कि भाई ये कैसे निकालते हैं, वो नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो सुधार ये होना चाहिए कि जो वेधशाला है उसके जो कर्मचारी बताने वाले हैं उनको उस चीज का तो ज्ञान हो कि किस प्रकार से इनको देखेंगे। अब हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि व्रत पर्वों की एकता पर इतने सारी संस्थाओं द्वारा भारत सरकार के निर्देशन में 75वीं वर्षगांठ, भारत की स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उस उपलक्ष्य में। तो पूर्ण कब होंगे? अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और इधर 22 में पूरे 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त 2022 को। तो इस 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम हमारी सरकार जो है इस ओर कदम बढ़ा रही है कि भारत का कैलेंडर एक जैसा हो। हम तारीखों के आधार पर जो चलते हैं उसकी बजाय हमारे भारतीय पद्धति के आधार पर चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी तारीखों का कोई विज्ञान नहीं है। परंतु यदि हम हमारी तिथियों के ऊपर चलें तो तिथियों का एक विज्ञान होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर उसमें लिखा है कि आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है तो चंद्र इतनी देर के लिए रहेगा, तब बात है। यदि पूर्णिमा है तो आप 6 महीने पहले ही ये निर्णय कर सकते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा को रात भर चंद्र रहेगा, उस रात्रि में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। परंतु 15 तारीख दिसंबर की या 15 तारीख नवंबर की या 15 तारीख अक्टूबर की, उसमें चंद्र रात भर रहेगा, दिन भर रहेगा, या कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, नहीं कह सकते। किसी 15 तारीख को रात भर भी रह सकता है, किसी 15 तारीख को अंधकार भी रह सकता है। तो ये अवैज्ञानिक है और हमारी जो तिथियां हैं वो वैज्ञानिक हैं। इसके बाद कई एक बिंदु ऐसे आते हैं जो हमारे व्रत पर्वों को लेकर असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं। देखिए, हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि इस पर एक संगोष्ठी होने जा रही है 22-23 अप्रैल को। इसके संबंध में मुख्य रूप से ये है कि ये इसका स्थान उज्जैन रहेगा और विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर ये आयोजित होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको आपका नेट खोलना है, उस पर लिखना है BHARAT भारत, CALENDAR भारत कैलेंडर .in IN सभी इनको स्मॉल लेटर लेंगे, ये डालेंगे हम और उसके बाद हमारी एक स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन के ऊपर यहाँ इधर सीधे हाथ की तरफ ऊपर कोने में ऐसी 3 लाइनें हैं। इन 3 लाइनों के ऊपर ये खुलने के बाद यहाँ उंगली लगाएंगे। यहाँ उंगली लगाने के बाद एक प्रवेश फॉर्म खुलेगा। उसमें सबसे पहले मिस्टर या मिस या मिसेज ये चयन करना है। इसके बाद अपना नाम, उपनाम, ये सब पूर्ति करने के बाद नीचे लाल पट्टी आएगी ऐसी। एक तो ऊपर कैप्चा आएगा, यहाँ कैप्चा आएगा,
तो आपको इस पर खाने में राइट करना, उंगली लगाएंगे तो राइट हो जाएगा। फिर ये लाल पट्टी का आएगी सबमिट के लिए, इसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मतलब आप अगर इस सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहते हैं, अगर आप इस सम्मेलन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेट खोलकर ये टाइप करेंगे। ये टाइप करने के बाद एक पेज खुलेगा। पेज में आपके मोबाइल में सीधे हाथ की तरफ ऊपर कोने में ऐसी 3 लाइनें रहेगी, उन 3 लाइनों पर टच करना है तो एक फॉर्म खुल जाएगा। उसको भर के फिर आपको सबमिट कर देना है। उसके लिए फीस का ऐसी कोई जानकारी मुझे भी नहीं है। उसके बाद वहाँ क्या करना है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मेरे संपर्क में लगभग 30-40 पंचांगकर्ता हैं और किसी को भी अभी इस बैठक के संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। मेरे गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह आदि, महाराष्ट्र आदि सभी तरफ के पंचांगकर्ता संपर्क में हैं, परंतु किसी को इस प्रकार का अभी तक कोई वो निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है कि इस प्रकार की जो है भारत सरकार द्वारा एक बैठक आयोजित की जा रही है और उसके अंदर आपको ये बात बोलना है या ये बात नहीं बोलना है, या आपको आना है या आपको नहीं आना है। क्योंकि एक भारतीय लेवल का जब प्रोग्राम है तो उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी और इस प्रकार कई पंचांगकर्ता को निमंत्रण नहीं दे पाए होंगे। तो मैंने कहा एक अपन वीडियो ही बना देते हैं सुव्यवस्थित, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। अगर ऐसी कोई बैठक हो रही है तो नेट पर मैंने देखा, उसके अनुसार मैंने ये बताया। तो इस समय व्रत पर्व के एकीकरण में जो दिक्कत आने वाली है वो नंबर 1 पर आएगी प्राचीन पद्धति की। नंबर 2 पर परेशानी आएगी, वो ये आएगी कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हम कर रहे हैं वह सही है। एक परेशानी ये आएगी। एक परेशानी ये आएगी स्मार्त वैष्णव। एक परेशानी ये आएगी कि स्मार्त निम्बार्क। एक परेशानी आएगी ग्रामीण प्रथा। एक परेशानी आएगी नकल करने वाले पंचांगकर्ता। ऐसी कई बातें हैं जो व्रत पर्वों के एकीकरण में बाधक हैं। इन पर विस्तार से चर्चा होने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि क्या हम व्रत पर्व का एकीकरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप भी इस पुनीत कार्य के अंदर सम्मिलित होने की कोशिश करें। हो सकता है कई बातें ऐसी निकल के आए जो शायद आपके ध्यान में ना हो, मेरे ध्यान में ना हो, और एक हम नया ज्ञान लेकर अपने घर लौटें। क्योंकि जब इतने राष्ट्रीय स्तर का और सरकार द्वारा आयोजन कराया जा रहा है तो निश्चित ही इसमें कोई न कोई मंथन के बाद
अच्छी चीज निकल कर आवेगी। इस प्रकार के प्रयत्न बहुत कम होते हैं। हमारे द्वारा भी इस प्रकार के का एक आयोजन रतलाम नगर में रखा गया था, परंतु वहाँ ये शर्त थी कि कोई भी पंचांगकर्ता आवेगा तो उनको मंच पर खड़ा होकर व्रत पर्व से संबंधित बात को बोलना है। तो सब 4-5 पंचांगकर्ता के अलावा पंचांगकर्ता आए नहीं, बाकी दूसरे लोग आए, श्रवण करने वाले आए। क्योंकि आप तो केवल, आजकल ऐसा ट्रेंड है कि व्यक्ति को मंच पर खड़ा करो और उनसे केवल इतना कि मैंने उसको ये कहा, उसका ये हो गया, उसको ये कहा, ये हो गया, मैंने इतना घर में पुस्तकें रख रखी है, इतनी मैंने पढ़ ली है, इतना वो कर दिया है, बस आत्म प्रशंसा, मैंने वो कर दिया, मैंने उसको ये कहा था, वो हो गया था, मैंने 2 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी। अरे तुमने जो भविष्यवाणी की थी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम तो मंच पर खड़े हो तो इस बात पर बोलो कि ये बिंदु आपको दिया जा रहा है कि स्मार्त वैष्णव, इस भेद को कैसे दूर किया जाए, ग्रामीण प्रथा पर कैसे विचार किया जाए, पंचांगों की गणित पर कैसे विचार किया जाए, व्रत पर्व की एकता पर कैसे विचार किया जाए। ऐसे गंभीर विषयों पर बोलिए, फिर हम आपको कहेंगे कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। केवल आप अपने मुंह से फेंक फट्टी करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए जो है, अगर आप शर्त रख देते हैं कि जो भी ज्योतिषी आएगा उसको मंच पर आकर विषय देंगे और उसको बोलना है, तो आप सोचिए कि आपका जो है वो पांडाल खाली पड़ा रहेगा, मुश्किल से 20-25 लोग दिखेंगे सामने, या फिर श्रवण करने वाले दिखेंगे। अगर आप श्रवण करने वाले बुलाते हैं तो वे जरूर मिल जाएंगे, पर यदि आप कहेंगे कि मंच पर वो आएगा जिसको खड़ा होकर बोलना है, कोई नहीं आना है। मंच पर खड़ा होकर वही बोलेगा जो उसको बोलना है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं वो कुछ भी जो उनके मन में आए वो फेंकने दो, तो निश्चित मंच पे आएंगे। परंतु विषय देकर अगर आप बुलाओगे कि इस विषय पर आपको बोलना है, कोई आने वाला नहीं है। तो आपको तो कुल मिलाकर अगर ऐसा कोई एक आयोजन होने जा रहा है तो उसका हिस्सा बनना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। अगर आप इस लिंक को खोलेंगे तो नीचे आयोजक मंडल के 2 विद्वानों के नंबर उसमें नीचे दिए गए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, परंतु बार बार उनको फ़ोन लगाकर परेशान न किया जाए, क्योंकि इतने बड़ा आयोजन का भार उनके ऊपर है, तो उनके बार बार फ़ोन आएंगे, तो हम भी उनकी परेशानी में एक भाग न बने और केवल हमें हमारा फॉर्म भरकर अपलोड करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जाने का विचार हो तो मैंने तो फॉर्म भरा है और अपलोड भी कर दिया है, अब बारी आपकी है। निश्चित ही जाना चाहिए, ये सोच के नहीं कि मैं मंच पे नहीं बोल सकता और मैं अगर मंच पे नहीं गया तो मेरे को लोग कहेंगे कि ये पंचांगकर्ता होके भी नहीं गया। इस ध्यान को लेकर नहीं जाना है, इस विषय को लेके जाना है कि चाहे मैं मंच पर चढ़कर नहीं बोलूं, परंतु वहाँ जो विद्वान बोलेंगे उसमें से कुछ मुझे भी प्राप्त अवश्य ही होगा। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।